नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में तीसरे चरण का मतदान में महामुकाबला है। दोनों गठबंधन दलों के बीच जबरदस्त लड़ाई है। इस लड़ाई के पहले मैं आपको इन 5 सीटों पर क्या गुनागणित है और किस तरह से मुकाबला है, कौन किस पर भारी है, इन सभी बातों को बारी बारी से बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये जान लीजिए कि 7 मई को बिहार के 5 उन सीटों पर मतदान होने वाला है जहां मुकाबला काफी कड़ा है। अब वो 5 सीट कौन कौन से हैं जहां 7 मई को मतदान होगा और 5 मई को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। तो वे क्षेत्र हैं अररिया, वे क्षेत्र है खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल। आप जानते हैं इन 5 क्षेत्रों में जबरदस्त मुकाबला है। एनडीए की अगर बात करें कि इन 5 सीटों पर एनडीए कहां कहां उसके कौन से गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, तो 3 सीटों पर जदयू, 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल में जदयू चुनाव लड़ रहा है, जबकि अररिया में भाजपा और खगड़िया में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो 5 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं, आरजेडी को खाता खोलने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जबकि जदयू को अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के तरफ से इन 5 सीटों पर कौन कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ रही है, ये भी जान लीजिए, तब विश्लेषण करने में आसानी होगी। झंझारपुर से वीआईपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मधेपुरा, सुपौल और अररिया, ये 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और खगड़िया में सीपीएम के प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। लड़ाई चल रही है, चुनाव प्रचार अब पूरे परवान पे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से इन सीटों का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या समीकरण है। चलिए सबसे पहले झंझारपुर की बात कर लेते हैं। झंझारपुर में 2009 में जदयू के मंगनी लाल मंडल चुनावी बाजी जीते थे। जब 2014 का चुनाव आया तब यहां से विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, और 19 में रामप्रीत मंडल यहां से चुनावी बाजी जीत गए थे। अब इस तरह से देखा जाए तो यहां एनडीए का पूरा पूरा दबदबा है। 9 के बाद कोई महागठबंधन का प्रत्याशी यहां अपना खाता नहीं खोल पाया है। लगातार चौथी बार यहां महागठबंधन जीतती है या हारती है, इसका समीकरण अब हमें समझना है। तो चलिए, यहां पे जदयू ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसका नाम रामप्रीत मंडल है। पिछले बार के निवर्तमान सांसद हैं। और वीआईपी जो यहां से उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारी हैं वो हैं सुमन महासेठ, जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ये सुमन महासेठ कौन है और ये रामप्रीत मंडल कौन है, ये बात जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रामप्रीत मंडल कौन है। रामप्रीत मंडल जदयू के निवर्तमान सांसद हैं जो पिछले बार चुनाव जीते थे। उनको लेकर क्षेत्र के लोगों में गुस्सा भी है। उन पर आरोप है कि वे क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव नहीं रखते हैं, संपर्क नहीं रखते हैं, कनेक्ट नहीं रखते हैं। लेकिन रामप्रीत मंडल को जिताने की जिम्मेवारी किस किस पर है? जदयू के नेता संजय झा जो नीतीश के करीबी हैं, वो भी यहीं से आते हैं। इसीलिए संजय झा, नीतीश मिश्रा जो कि जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और जगन्नाथ मिश्रा यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, उनके कंधे पर जिम्मेवारी है। और शीला मंडल वो भी यहीं से हैं, उनके कंधे पर जिम्मेवारी है। क्योंकि 3 बड़े नेताओं का ये इलाका है, इसलिए यहाँ से जिताने की जवाबदेही इन लोगों के कंधे पर है। रामप्रीत मंडल के बारे में ऐसा माना जाता है कि जदयू का जितना झंडा, पोस्टर, बैनर होता था उस सब वही उपलब्ध कराते थे, जो चुनावी सामग्री होता है। पूर्वोत्तर में भी
रामप्रीत मंडल का अपना कनेक्शन है, जिसके चलते जदयू का वहां पे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आप जो जदयू का कुछ प्रभाव देखते हैं, कुछ सीटें देखते हैं, वो रामप्रीत मंडल के वजह से ही वहां जदयू का आधार है। तो इस तरह से रामप्रीत मंडल जो है वो ऊपर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता के बीच उनका कनेक्शन कितना है ये जब क्षेत्र में आप जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि उनका जुड़ाव नहीं है। लेकिन ये जो तीन बड़े नेता हैं, इनके ऊपर भी जवाबदेही है कि रामप्रीत मंडल को जिताना है। और रामप्रीत मंडल के फेवर में इस बार समीकरण भी बना है, नहीं तो रामप्रीत मंडल की स्थिति बड़े खराब मानी जाती थी कि उस क्षेत्र में इस बार रामप्रीत मंडल का हारना तय है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं वो रामप्रीत मंडल को एज देती है। जैसे यहाँ पे जो ये सीट आरजेडी से चला गया पहले वीआईपी में पहले ये हल्ला हुआ कि गुलाब यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। गुलाब यादव पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे जो हार गए थे, लेकिन सुमन महासेठ को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। सुमन महासेठ कौन है? सुमन महासेठ भी पैसे वाले हैं, लेकिन सुमन महासेठ के बारे में ये कहा जाता है कि वे आरएसएस वाले हैं। वे भाजपा से विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। सुमन महासेठ के बारे में ये कहा जाता है कि वे विद्यार्थी परिषद में भी जुड़े रहे हैं। 2015 के चुनाव में वे मधुबनी से विधायक रहे थे महागठबंधन के तरफ से। उसके बाद जब 20 का चुनाव आया तो वीआईपी में शामिल हो गए और वीआईपी के टिकट पर मधुबनी से विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन जीते नहीं। इस बार वे अब वीआईपी के टिकट पर झंझारपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रत्याशी बनाए जाने से पहले वे बीजेपी में थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी छोड़कर फिर से वीआईपी के उम्मीदवार बने हैं। तो देखिए सुमन महासेठ की बातें कहां तक आगे निकलती है। तीसरा, यहाँ पे गुलाब यादव भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अब गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव भी यहाँ विधान पार्षद है। गुलाब यादव अपने बल पर अपनी पुत्री को भी जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया है। गुलाब यादव के बारे में कहा जाता है कि उन पर आरोप चाहे जितने लगे, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ है, जनता को वे कनेक्ट कर पाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि वे अपने बल पर अपनी पत्नी को विधान परिषद का सदस्य और अपनी पुत्री को जिला परिषद का अध्यक्ष बनवा दिए। तो वे भी चुनावी मैदान में हैं और जब वे चुनावी मैदान में हैं तो यादव मतदाताओं में एक बड़ा फूट होगा, गुलाब यादव के पक्ष में गोलबंद होंगे। ऐसी स्थिति में जो अति पिछड़ी जातियां हैं वहां झंझारपुर में अच्छी खासी संख्या में है, वो रामप्रीत मंडल के पक्ष में गोलबंद होंगी। मोदी नाम का जो लहर है वो है, और उसके बाद गुलाब यादव जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, जो वीआईपी को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, वो हैं। तो इसको यदि देखा जाता है, लोगों से बात किया जाता है, तो झंझारपुर जो क्षेत्र है उसमें अब रामप्रीत मंडल एज पे हैं, वो आगे हैं। अब आइए यदि बात करते हैं मधेपुरा जहां से इस बार जदयू ने दिनेश चंद्र यादव पर अपना दांव लगाया है। पिछले बार भी दिनेश चंद्र यादव चुनावी बाजी जीत गए थे और वे वहां के निवर्तमान सांसद हैं। आरजेडी यहां अपने प्रत्याशी के तौर पर नया प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में उतारा है। नाम है प्रोफेसर चंद्रदीप। ये पूर्व सांसद स्वर्गीय रमेंद्र रवि के पुत्र हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप जो है वो पटना में रहते हैं, यहाँ प्रोफेसर हैं। मधेपुरा में उनका वो कनेक्ट कितना जुड़ पाता है लोगों से, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन मधेपुरा की लड़ाई, जो कहा जाता है कि मधेपुरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए कि कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो दो गोप में लड़ाई है वहां पे मधेपुरा में। और इस बार देखना है कि इस लड़ाई में कौन जीतता है, क्योंकि 2009 में यहां से जनता दल यू से शरद यादव जीते थे। 2014 में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव जीते थे, लेकिन जब 19 का चुनाव आया तो जदयू और भाजपा एक साथ था, तो दिनेश चंद्र यादव यहां से चुनावी बाजी जीत गए। तो अब देखना है कि इस बार क्या होता है।
लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा में भारी पड़ रहे हैं। अब ये क्यों भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि पप्पू यादव का भी फैक्टर काम कर रहा है। पप्पू यादव को जिस तरह से पूर्णिया में आरजेडी ने दरकिनार किया, उसका असर मधेपुरा में दिखना तय है, क्योंकि मधेपुरा में पप्पू यादव का भी प्रभाव है। और अगर पप्पू यादव ने अपना प्रभाव दिखाया तो मधेपुरा में खेल होना तय है। अब आइए देखते हैं सुपौल। सुपौल में क्या हुआ? सुपौल कभी भी अपने जीते हुए एमपी को रिपीट नहीं करता। 9 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, उससे पहले ये सीट सहरसा थी। तो 9 में जो पहला चुनाव हुआ तो जनता दल यू के प्रत्याशी जीते विश्व मोहन कुमार। उसके बाद जब 14 का चुनाव आया तो रंजीता रंजन जीत गई, और जब 19 का चुनाव आया तो सुपौल से रंजीता रंजन को पराजित कर दिए जनता दल यू के दिलेश्वर कामत। अब इस बार दिलेश्वर कामत जदयू के प्रत्याशी हैं और उनके सामने आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना है कि सुपौल अपना इतिहास दोहराता है या कोई नया इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि यदि इतिहास दोहराने लगा तो उसका मतलब हुआ कि दिलेश्वर कामत की हार हो जाएगी, और यदि दिलेश्वर कामत जीत गए तो 9 के बाद ये सुपौल के लिए इतिहास होगा कि वो दोबारा एमपी बनेंगे इस क्षेत्र से। यहाँ पे बैद्यनाथ मेहता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव थे, वे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कुशवाहा वोटों पर उनका एक तरह से पकड़ है और वे यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे बैद्यनाथ मेहता, और इसीलिए सुपौल की सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते भी थे। लेकिन जब उन्हें मात्र एक सीट मिला तो बैद्यनाथ मेहता यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब ये देखना है कि बैद्यनाथ मेहता किसका काम बिगाड़ते हैं, क्योंकि दिलेश्वर कामत के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, कुशवाहा वोटों को माना जाता है कि कुशवाहा वोट एनडीए में जाता है। लेकिन यहाँ खेला हो गया है, क्योंकि एनडीए के ही वो घटक दल के वो प्रत्याशी बगावती तेवर में हैं और वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सुपौल की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि सुपौल में यादव मतों का भी एक अच्छा खासा है मत, यादव मत, और यहाँ से विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो वे दिलेश्वर कामत को बड़ा ही, वो दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो इसलिए वे कितना मदद कर पाते हैं दिलेश्वर कामत को, ये भी देखना बाकी है। तो चलिए, सुपौल अपना इतिहास दोहराता है या कोई नया इतिहास रचता है, ये देखना बाकी है। लेकिन यहाँ लड़ाई यही है कि दिलेश्वर कामत जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं वो चुनावी मैदान में है, चंद्रहास चौपाल भी दलित है, और ये जो सीट है ये कुशवाहा और यादवों की सीट मानी जाती है। तो यहाँ पे ये लोग मुख्य मुकाबले में नहीं है। एक कुशवाहा बैद्यनाथ मेहता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो अब देखिए यहाँ क्या मामला बनता है। अब आइए बात कर लेते हैं अररिया की, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप सिंह चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद शहनवाज आलम चुनावी मैदान में हैं। मोहम्मद शहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र हैं। पिछले बार यहाँ से उनके बड़े पुत्र सरफराज आलम चुनावी मैदान में उतरे थे और पराजित हो गए थे। प्रदीप सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया था और वे अभी निवर्तमान सांसद हैं। अब यदि बात करते हैं तो 9 में प्रदीप सिंह यहाँ से चुनावी बाजी जीते थे, 14 में सरफराज आलम जीत गए, 19 में फिर प्रदीप सिंह जीते हैं। इस बार क्या होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सरफराज आलम मन ही मन गुस्से में हैं। वे नहीं चाहते थे कि शहनवाज आलम को टिकट मिले, टिकट के लिए वे दावेदार थे। तो परिवार की भी लड़ाई है और इधर मोदी रथ पर सवार प्रदीप सिंह भी लड़ाई के मैदान में उतरे हुए हैं। तो देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। अब आइए खगड़िया की सीट, जो लोजपा रामविलास के खेमे में गई है एनडीए की तरफ से, और
इस खगड़िया सीट पर महागठबंधन के तरफ से यह सीपीएम के खाते में गई है। तो इस बार जो है खगड़िया से चुनावी मैदान में जो लोजपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसका नाम है राजेश वर्मा। ओबीसी समुदाय से आते हैं। और सीपीएम ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उनका नाम है संजय कुमार, कुशवाहा जाति से आते हैं। राजेश वर्मा चिराग पासवान के काफी करीबी हैं। भागलपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, चुनाव भी लड़े थे विधानसभा के 2020 के, और अच्छा खासा वोट लाए थे और चिराग पासवान के तभी से वे चहेते हो गए। खगड़िया के चुनावी मैदान में उतारा गया है उन्हें लोजपा के तरफ से, जहां महबूब अली कैसर 14 और 19 में लोजपा के टिकट पर ही चुनाव जीत चुके हैं। एनडीए 2 बार से यहां जीतते रहा है। तो ये देखना है कि महबूब अली कैसर का तो टिकट कट चुका है, अब राजेश वर्मा उनके जगह पे हैं और महबूब अली कैसर आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और आरजेडी का समर्थन संजय कुमार को है। तो देखना है कि सीपीएम वहां पे क्या करती है। संजय कुमार कुशवाहा जाति से आते हैं। यह जो खगड़िया क्षेत्र है वो यादवों का क्षेत्र माना जाता है और कुशवाहा का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे यादव जाति के भी लोग जीतते रहे हैं और कुशवाहा जाति के लोग भी जीतते रहे हैं, लेकिन ओबीसी का ये कार्ड चिराग पासवान ने यहाँ खेला है। तो अब देखना है कि राजेश वर्मा मोदी के रथ पर सवार होकर कितना अपना अच्छा कर पाते हैं और क्या होता है, क्योंकि खगड़िया में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। एक नौजवान को चिराग पासवान ने उतारा है जो राजनीति के मामले में कितने अपने आप को साबित कर पाएंगे ये देखना है। लेकिन खगड़िया की लड़ाई जो है वो जबरदस्त लड़ाई है सीपीएम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बीच। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो राजेश वर्मा जो है वो लड़ाई में दिखते हैं। लड़ाई उनकी इसलिए भी है कि वो युवा है और युवा है तो युवाओं को आकर्षित भी कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि यहाँ समीकरण क्या होता है। तो चलिए आप 5 सीटों के बारे में जान गए जो तीसरे चरण में जो 5 सीटों पर मतदान होना है 7 मई को, उसके बारे में आप पूरी जानकारी लिए। आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।